टीदिंग की वजह से डायरेक्टली कभी बेबीज़ को फीवर नहीं आता है, ना ही उनको कभी डायरिया आता है। जो भी ये लोग कहते हैं कि टीदिंग की वजह से ही फीवर और जुलाब होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हाय, वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। मैं हूँ डॉक्टर राहुल और आज हम बात करने वाले हैं टीदिंग के बारे में। जो भी मिथ्स हमारे देश में है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है उसके बारे में। ये मिसकंसेप्शन इतने कॉमन है कि हमारे दादा दादी, हमारे पेरेंट्स से लेके ये चलते आ रहे हैं और ये इतने फर्मली लोगों के माइंड में बैठ गए हैं कि उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम कितनी बार भी पेरेंट्स को समझाते हैं कि ये सब मिथ्स है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। हर टाइम हमें डिमांड करते रहते हैं कि बच्चे के दांत आ रहे हैं तो उसके लिए कोई दवा दे दो, या उसके टीदिंग के पेन के लिए कुछ दवा दे दो। हम उनको यही समझाते हैं कि टीदिंग से जो पेन होता है उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीदिंग का जो पेन होता है वो बहुत माइल्ड पेन रहता है, उसे हम पेन भी नहीं कहते, वो बस एक डिस्कम्फर्ट रहता है, इसलिए उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं जिसके बारे में अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो मिथ है वो है कि टीदिंग की वजह से बुखार और जुलाब होते हैं। टीदिंग से डायरेक्टली बुखार और जुलाब तो कभी नहीं होते हैं। जब बच्चे के दांत आने शुरू होते हैं तो उसकी उम्र अराउंड 6 मंथ्स की होती है। यही टाइम पे बच्चे जो हाथ में मिली चीज़ें वो मुंह में डालना चालू कर देते हैं, क्रॉलिंग चालू कर देते हैं, इधर उधर हाथ लगाना चालू कर देते हैं। और जब यही हाथ, कहीं कहीं लगाए हुए हाथ जिसमें गंदगी हो सकती है, वही हाथ जब वो मुंह में डालते हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जुलाब हो सकते हैं। और बहुत रेयरली उसकी वजह से थोड़ा बहुत बुखार भी आ सकता है। यह जो टीदिंग की प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है गम्स में, उसकी वजह से शरीर गर्म लगना या बुखार जैसा लगना भी हो सकता है। पर ये बुखार हमेशा बहुत माइल्ड रहता है, यूजुअली 100 के नीचे ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99.6 के नीचे रहता है। तो इसके लिए दवा की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। इसे हम यूजुअली बुखार भी नहीं कहते, इसके लिए कोई फीवर की मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा वो बुखार चला जाएगा। रही बात जुलाब की, तो बच्चा हाथ मुंह में डालता रहेगा तो उससे थोड़ा बहुत जुलाब होगा। जुलाब भी तभी कह सकते हैं जब दिन में 4 से 5 बार एकदम पतला टॉयलेट हो रहा हो। अगर सिर्फ दिन में 1-2 बार ही ऐसे हुआ फिर बाकी के टॉयलेट नॉर्मल हुए तो उसे जुलाब नहीं कहते हैं। या सिर्फ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है टॉयलेट की, पर टॉयलेट सेमी सॉलिड या सॉलिड ही हो रहा है तो उसे भी जुलाब नहीं कहते। जुलाब हमेशा 4 to 5 टाइम्स से ज़्यादा या पतला होना, ये दोनों होना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अननेसेसरी जुलाब के लिए एंटीबायोटिक या कोई दूसरे मेडिसिन जुलाब के देना चालू मत करना। पहले आपके पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना कि सच में ये जुलाब के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा भी टीदिंग से रिलेटेड कुछ लोग कहते हैं कि उसकी वजह से भूख कम हो जाती है, या उसकी वजह से बहुत सारा वॉमिटिंग होता है, या उसकी वजह से कफ भी होता है। इसका भी वही रीज़न है, अगर गंदे हाथ बच्चे मुंह में डाल रहे हैं तो उससे वजह से गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोएंटाइटिस होके वॉमिटिंग भी हो सकता है, या उसी की वजह से थोड़ा बहुत खांसी भी आ सकती है। पर ये टीदिंग से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। और कफ और सर्दी को लेके तो टीदिंग से बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, तो इस पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो मिथ है वो है कि बच्चों के दांत ये दूध के दांत होते हैं, वो तो वैसे भी गिरने ही वाले हैं कुछ सालों बाद, तो उसको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे गलत बात है। भले वो दांत बाद में गिरने वाले हैं, पर उनमें भी कीड़ आ सकती है, उनमें भी कैविटीज़ हो सकती है, वो दांत भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चे के जैसे ही पहला दांत आता है उसका ब्रश करना चालू करना ही है। दांत आ गए मतलब ब्रशिंग चालू होना ही चाहिए। ब्रशिंग ना करने के बहुत सारे रीज़न्स है हर पेरेंट में। एक तो इतना छोटा बच्चा है, उसका ब्रश कैसे किया जाए, या अगर उसने टूथपेस्ट खा लिया तो क्या हो जाएगा, या जैसे मैंने कहा कि ये दांत गिरने ही वाले तो क्यों ब्रश करने की ज़रूरत है, या ये दांत बहुत ही छोटे हैं उसको ब्रश कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से पेरेंट्स ब्रश करना इग्नोर कर देते हैं। बच्चों की ब्रशिंग, एक स्पेशल बच्चों के टूथब्रशेस आते हैं जो एकदम सॉफ्ट रहते हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट होने चाहिए।
और उसको साथ टूथपेस्ट का भी यूज़ करना ही चाहिए, वो भी फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्लोराइड की टूथपेस्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ने फ्लोराइड खा लिया तो उससे फ्लोरोसिस जो एक डेंटल कंडीशन है वो हो सकती है। पर आजकल आप बाहर जाके देखोगे तो डेंटिस्ट के यहाँ पे फ्लोराइड की ट्रीटमेंट की जाती है। मतलब पहले फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करो, फिर डेंटिस्ट के पास जाके फ्लोराइड ट्रीटमेंट करवा लो। मतलब ये डबल पैसे लेने की बात हो गई। इससे अच्छा आप फ्लोराइड की टूथपेस्ट यूज़ करें, बस उसकी क्वांटिटी जैसे यहाँ पे दिखाई है वैसी उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये क्वांटिटी से अगर थोड़ा बहुत टूथपेस्ट उसके मुंह में पेट में जाता भी है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल हार्मलेस है। इसके अलावा ब्रशिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए ये फ़ोटो देख ली। ये जो ऊपर ब्राउनिश कलर का आपको डिपॉजिट दिख रहा है, ये एक प्रकार की कैविटी ही है। ये अगर नहीं निकालोगे या इसका ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चों के दांत भी निकालने पड़ सकते हैं। अगर ये मोलार्स में हुआ है तो उसके लिए फिलिंग भी करना पड़ सकता है या उसके लिए कैप भी बिठानी पड़ सकती है, जैसे हम एडल्ट लोगों में भी करते हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि भले ये दूध के दांत हो या ये टेम्परेरी दांत हो, इसमें कैविटीज़ नहीं हो सकती या इसमें फिलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सेम प्रॉब्लम्स जो एडल्ट्स में होते हैं दांत के बारे में कैविटीज़ होना, वही प्रॉब्लम ये टेम्परेरी दांत में भी हो सकते हैं। तो ये जो ब्राउन पार्ट आपने देखा, ये भी एक कैविटी है, उसको आप ब्रश करके ही निकाल सकते हो। ये कैविटी होने का सबसे बड़ा रीज़न है जो रात को बहुत बच्चों की, ऑलमोस्ट सब बच्चों की आदत होती है कि दूध पी के ही सोने जाना। दूध पीने के बाद तो कोई ब्रश करते नहीं है, तो यही दूध जो हाई शुगर कंटेंट रहता है, वही दूध दांत पे डिपॉजिट होके उसकी वजह से ये कैविटीज़ होती है। तो इसको आपको शुरू से ही ध्यान रखना है, शुरू से ही ब्रशिंग करवाना है। इसके बारे में भी हम अगले अलग वीडियो देखेंगे कि बच्चों का ब्रश कैसे करना है। तीसरा मिथ है कि बच्चों को हमेशा फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करने में कोई हार्म नहीं है। जो क्वांटिटी में टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए कहा है, अगर वो क्वांटिटी में टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत बच्चे ने टूथपेस्ट स्वालो कर लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ जो मिथ है कि दांत जो आते हैं बच्चों के वो कोई भी सीक्वेंस में आ सकते हैं, ऊपर के पहले नीचे के बाद में, या सबसे पहले मोलर्स आ सकते हैं, ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे पहले की वीडियो में मैंने टीथिंग के बारे में डिस्कस किया था कि दांत कैसे आते हैं, उसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो टीथिंग हमेशा एक सीक्वेंस में ही आते हैं। सबसे पहले नीचे के दो दांत आते हैं जिसे हम सेंट्रल इंसाइजर्स कहते हैं, फिर उसके बाद ऊपर के आते हैं, फिर उसके बाद बाजू के कैनाइन्स, और फिर इसी सीक्वेंस में दांत आने चालू होते हैं, और सबसे लास्ट जो है वो है मोलार्स। यही सीक्वेंस हर बच्चों में फॉलो होता है। और टीथिंग का जो टाइम है वो 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक नॉर्मली जो होता है। पर अगर आपके बच्चे के दांत 18 मंथ्स तक भी नहीं आए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 18 से ऊपर भी उसके कोई दांत नहीं आए तो फिर आप डेंटिस्ट के पास जाके एक्सरे करवा सकते हो, ये कंफर्म करने के लिए कि उसके गम्स में टीथ प्रेजेंट है कि नहीं। बहुत रेयर, लाखों में एक या दो केसेस ऐसे रहते हैं कि उनके कोई जेनेटिक कंडीशन की वजह से या कंजेनेटल कंडीशन की वजह से उनके गम्स में टीथ ही नहीं होते हैं, पर ये बहुत रेयर चीज़ है। इसलिए मैक्स टू मैक्स 18 मंथ्स तक आप वेट कर सकते हो दांत आने के लिए। अगर उसके बाद भी दांत नहीं आते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना है। पांचवा सबसे हॉरिबल मिथ या मिसकंसेप्शन मोस्टली गांव या रूरल एरियाज़ में ये है कि दांत बाहर निकालने के लिए गम्स को कट करना पड़ता है, मतलब गम्स पे एक छोटा सा कट देना पड़ता है। ये बहुत ही हॉरिबल और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दांत अपने आप बाहर आते हैं, उनको ना ही खींचने की ज़रूरत होती है या ना गम्स को कट करने की ज़रूरत होती है। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए ऐसे कोई भी मिथ्स पे या कोई भी आपको ये कहता है कि ऐसे कुछ करने की ज़रूरत है, उसके बिलीव ना करो। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है।
ये वाला मिथ तो एजुकेटेड पेरेंट्स से लेके रूरल पेरेंट्स जो गंवार लोग हैं उनके में बहुत ही कॉमन है। हमने देखा है कि इवन बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, बड़े आईटी के लोग हैं, ये भी ये मिथ को बिलीव करते हैं। वो ये है कि अगर जब बच्चों के दांत आ रहे हैं तो उनके गम्स को सूजन आती है, उनमें थोड़ा सा पेन होता है और उसको आप हल्दी या शहद या इवन ब्रांडी लगा सकते हो ताकि उससे पेन कम होने में मदद होती है। ये एक प्रकार बहुत ही गलत चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हनी या शहद जो रहता है वो वैसे भी 1 साल के नीचे बच्चों को नहीं देना होता है, क्योंकि उसमें बोटुलिनम इन्फेक्शन होने का चांस बहुत हाई रहता है। सेकेंड चीज़ ब्रांडी, ये तो ऑब्वियसली बड़ों में भी गलत ही चीज़ है, छोटे बच्चों में तो ऑब्वियसली ये गलत ही है, तो इसका सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और थर्ड चीज़ है जो हल्दी की वजह से उनको एक तो उल्टियाँ हो सकती है या जुलाब हो सकता है, क्योंकि उनको इसकी आदत नहीं रहती है। इसलिए ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेन हो या डिस्कम्फर्ट हो, उसके लिए जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, गम्स के लिए मसाज या टीथिंग रिंग्स या टॉवेल के रिंग्स बना के उसको चबाने के लिए दे सकते हो, वो मोर देन सफिशेंट है। और उसके लिए कोई पेन किलर या कोई भी पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सातवां मिथ ये है कि कुछ बच्चों में जन्म से ही नीचे के 2 दांत दिखते हैं या एक दांत दिख सकता है, जिसे हम नेटल टीथ कहते हैं। ये टोटली बिनाइन कंडीशन होती है, ये बहुत कम बच्चों में ही दिखती है। पर ये मानना जाता है कि ये ऐसा अगर हुआ है, इसका मतलब बच्चों पे कोई भगवान का कर्स है या बच्चों पे कोई भगवान का शाप है, और इस वजह से उस बच्चे को एकदम नीचा दिखाया जाता है। ये भी एक अनदर हॉरिबल मिथ है जो यूजुअली गांव साइड दिखा जाता है। जो नेटल टीथ रहते हैं वो एकदम नॉर्मल है, उससे कोई भी कर्स या कोई भी भगवान का शाप ऐसे नहीं है। ये बहुत कम बच्चों में दिखता है, उसका क्यों दिखता है ये आज तक किसी को पता नहीं है। पर ये टोटल बिनाइन कंडीशन है, इससे कोई हार्म नहीं होता है बेबी के लिए, ना ही आगे के टीथ आने के लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पर ये नेटल टीथ निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो यूजुअली लूज़ ही रहते हैं और अगर ये लूज़ टीथ निकल के उसके गले में अटक गया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को ऐसे जन्म के टाइम पे कोई टीथ दिखता है तो आप आपके पीडियाट्रिशियन को भी बता सकते हो, वो खुद ही आपको बता देंगे, और फिर आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाके इसे निकाल भी सकते हो। ये निकलना ही चाहिए आइडियली, ये जितना जल्दी हो सके आप करवा सकते हो। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर रहता है, उसके लिए कोई एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है या कोई बहुत बड़ी इंजेक्शन या किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉर्मल डे केयर में या ओपीडी में ही प्रोसीजर की जा सकती है। टीथिंग के पेन के लिए दवा, ये हर पेरेंट में इतना डीपली उनके दिमाग में भरा हुआ है कि उनको ये यकीन ही नहीं होता कि जब हम उनसे कहते हैं कि टीथिंग पेन के लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, ये वो बिलीव ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ऐसे कैसे, अगर थोड़ा बहुत भी पेन हो रहा है तो मेडिसिन तो देनी चाहिए या कोई पाउडर तो लगाना ही चाहिए। तो वो मानते ही नहीं है कि हम बोलते हैं कि बच्चे को पेन नहीं हो रहा है, उसको डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत होता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो ज़बरदस्ती हमसे मेडिसिन लिखवा के ही लेके जाते हैं। और अगर हम नहीं देते तो कोई और डॉक्टर के पास लेके या डायरेक्ट फार्मेसी वाले को पूछ के मेडिसिन ले लेते हैं। ये बहुत कॉमन है हमारे देश में कि फार्मेसी वाले खुद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है हमारे देश में कि फार्मेसी वाले खुद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत इजीली मिलते हैं। तो ये हर पेरेंट को मैं कहना चाहूँगा कि ये पेन मेडिसिन मत यूज़ करें अनलेस आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको बोला हो या आपके बच्चे के गम्स में कोई सच में इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो, जो आपने पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को दिखा के या पीडियाट्रिशियन को दिखा के उन्होंने ही रेकमेंड किया हो कि पेन किलर की ज़रूरत है। जब तक वो खुद नहीं बताते कोई पेन किलर कोई पाउडर यूज़ मत करो, कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोस्ट पेरेंट्स यही समझते हैं कि अगर बच्चों के दांत में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कैविटीज़ नहीं है, तो डेंटिस्ट के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी एक गलत बात है। जैसे ही बच्चों के दांत आना चालू होता है, एक विज़िट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास होनी ही चाहिए। उसके बाद
बच्चों के दांत के कंडीशन के ऊपर जैसे आपके डेंटिस्ट रेकमेंड करते हैं उसके हिसाब से चेकअप्स होने ही चाहिए। बच्चों में भी कैविटीज़ होती है, उनको भी फिलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है या उनको कैप बिठाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए रेगुलर फॉलोअप होने ही चाहिए। ये टेम्परेरी टीथ है या दूध के दांत है, ये गिरने ही वाले हैं, इसलिए वो किड़ गए या उसमें कैविटीज़ हो गई तो भी चलेगा, ये बहुत गलत है। क्योंकि वो कैविटीज़ का इन्फेक्शन गम्स में जाके आपके जॉ तक, जो जॉ के बोन्स रहते हैं उस तक भी स्प्रेड हो सकता है। और ये सब ब्लड वेसल्स और सब जो रहते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से भी कनेक्टेड रहते हैं, तो ये इन्फेक्शन ऊपर से ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। इसलिए कोई भी कैविटी आपको इग्नोर नहीं करनी है। जैसे आपको कोई कैविटी दिखती है आपको डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। और जो कैविटीज़ होती है वो सिर्फ मोलार्स में ही होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, या जो दाढ़ जिसे कहते हैं उसमें ही होती है ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ दिखा है इसको भी कैविटीज़ ही कहती है। अगर ऐसा कुछ भी आपको आपके बच्चों के दांतों में दिखता है तो आप प्लीज़ आपके डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टीदिंग जेल्स या नंबिंग जेल्स ये बच्चों के लिए सेफ़ है। ये बिल्कुल गलत है। टीदिंग जेल्स में लिग्नोकेन एक एनास्थेटिक मेडिसिन रहता है जो बूल देने के टाइम पे यूज़ किया जाता है। ये बच्चों में बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है, भले वो कितने भी कम क्वांटिटी में क्यों ना हो। इसके जो कंटेंट्स है वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिए तो उससे ब्रेन पे या हार्ट पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे आकड़ियाँ या कन्वल्जन्स जिसे कहते हैं वो भी आ सकते हैं। इसलिए ऐसे कोई भी जेल्स, कोई भी पाउडर आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करने हैं। ये 10 जो मोस्ट कॉमन मिथ्स है या मिसकंसेप्शंस है टीदिंग के बारे में, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सुनते हैं या आपको कोई कुछ बताता है टीदिंग के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, मैं आपको बोल दूंगा कि ये सच में सही है या गलत है। अब इसके पहले का भी टीदिंग के बारे में एक वीडियो है जो ज़रूर देखिए, उसमें हमने टीदिंग कैसे होता है और उसके लिए होम रेमेडीज़ क्या क्या है वो भी डिस्कस किया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।